भारत के संवैधानिक विकास की कड़ी में हम लोग अगला लेक्चर डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट और उसके कुछ साइलेंट फीचर्स जिन्होंने भारत के संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इसका क्या प्रभाव पड़ा और सबसे बड़ी बात कि ये इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन सभी फैक्ट को हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं, इस एक्ट के कुछ प्रावधान देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन तथा लेसेज फेयर का सिद्धांत। लेसेज फेयर का सिद्धांत मतलब गवर्नमेंट को इकोनॉमी में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इस सिद्धांत पे आधारित, मतलब कहने का मतलब उस समय जो इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव दिखाई दे रहा था, उदारवादी नीतियां मतलब मार्केट में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ये मार्केट सभी के लिए ओपन होना चाहिए, गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ें जो वैचारिक एक जो है उठापटक चल रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसका इस एक्ट पे प्रभाव साफ तौर पे दिखता है। और इस समय जो वहाँ पे ब्रिटेन में जो नियंत्रण बोर्ड था, जो भारत के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करता था, उसके सचिव मैकाले तथा बेंथम जो थे एक विचारक थे, उनके शिष्य जेम्स मिल का प्रभाव दिखता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट था जिसमें जेम्स मिल और जेम्स मिल का काफ़ी उनके विचारों का काफ़ी प्रभाव दिखता है, तो वो इसी एक्ट पे दिखता है। और दूसरी बात, ये जो एक्ट था वो भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में सबसे निर्णायक कदम था। मतलब ये एक्ट जो था वो केंद्रीयकरण का एक एक्सट्रीम था, चरम था जिसको कहते हैं। शुरुआत हुआ था 1773 से और ये केंद्रीयकरण बढ़ते बढ़ते 1833 में अपने चरम पे पहुंच गया था। इसके बाद के एक्टों में केंद्रीयकरण को डाउन किया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब ये जो एक्ट था, इसने कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया। कहने का मतलब उसका टेन्योर 20 वर्षों के लिए और एक्सटेंड कर दिया और उसको ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है, कैसे अब देखेंगे, धीरे धीरे कंपनी को ही जो है ब्रिटिश संसद ओवरटेक कर लेगी आगे। फिर उसके बाद इसमें जो कंपनी के जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के जो वाणिज्यिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। यानी अभी तक 1813 का एक्ट था, उसमें हमने आपको बताया था कि भारत के साथ कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था, केवल चाय के साथ अभी भी एकाधिकार था। तो इस एक्ट में 1833 के एक्ट में वो जो चाय के व्यापार का एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया। अब कंपनी केवल और केवल राजनीतिक कार्य करना था, इसीलिए कंपनी को एक ट्रस्टी के रूप में इंडिया में बिठा दिया गया कि अब व्यापार नहीं, तुम राजनीतिक कार्य करो। और इसके पीछे जो मेन जो पावर था वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश संसद का था इसके ऊपर, पर अभी भी शासन कंपनी के द्वारा ही चल रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके द्वारा कंपनी के चीन से व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। यानी चीन के साथ जो व्यापार का भी एकाधिकार 1813 में बच गया था वो भी समाप्त हो गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा भारत के प्रशासन का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जो बंगाल का अभी तक जो गवर्नर जनरल चल रहा था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि इस समय तक जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा भारत के जो है लैंड टेरिटरी में एक्सपेंड कर चुकी थी। तो अब क्या था, अब उसमें पूरा बंगाल का जो केवल गवर्नर जनरल था, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसी में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गईं। और इस प्रक्रिया में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। उसके बाद, और यही भारत के अंतिम यही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। यानी अभी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। जैसे ही ये एक्ट आया, अब उनकी जो ऑफिस का नेम था, अब वो हो गया भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट इस एक्ट में था, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया
और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहली बार बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और मतलब जो पहले बनाए गए कानून थे उनको नियामक कानून बोल दिया गया, और अब जो नए कानून जो बनेंगे अब उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि अब यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, तो जो बंबई और जो मद्रास के गवर्नरों को जो विधायिका यानी जो थोड़ा बहुत लॉ बनाने की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से वंचित कर दिया गया। बिल्कुल अब उनको विधायिका का कोई कार्य नहीं करना है। अब जो भी विधायिका का कार्य होगा यानी विधान बनाए जाएंगे वो भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाएंगे, जो पूरे ब्रिटिश भारत में लागू होगा। और इससे पहले जितने भी कानून थे उनको नियामक कानून बोल दिया गया, और अब जो नए कानून बनेंगे उनको एक्ट या अधिनियम बोला जाएगा। ठीक है, और इसी कारण से क्योंकि अब जो है कानूनों पे विशेष ध्यान दिया जाने लगा, तो अब एक जरूरत पड़ी थी कोई ऐसे व्यक्ति की जो विधि का जो है काफ़ी जानकार हो नियमों का। तो इसीलिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक जो है विधि सदस्य जोड़ा गया चौथे सदस्य के रूप में, और वो मैकाले को। तो अभी तक मैंने बताया था ना कि पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य कर दिया गया था प्लस एक गवर्नर जनरल। तो अब क्या हुआ, एक और सदस्य इसमें चौथा शामिल किया गया लॉर्ड मैकाले को एज ए विधि सदस्य के रूप में, और इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया। हालांकि घोषित तो इसी एक्ट में किया गया था कि दास प्रथा जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन इसको लागू किया गया 1843 ईस्वी में। इसे कानून बनाकर भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ध्यान दीजिए, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1833 के एक्ट के द्वारा, जबकि उसको लागू किया गया था 1843 में एक कानून बना के लागू किया गया था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा सभी कर सपरिषद गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जा सकते थे। इस प्रकार प्रशासन तथा वित्त की सारी शक्तियां गवर्नर जनरल और उसके परिषद में केंद्रित थी। तो ये तो हम लोग बता ही रहे हैं कि पूरी तरह से जो है केंद्रीकरण हो गया है अभी तक। अब नेक्स्ट है, भारतीय कानूनों को संचित व लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। अभी क्या था, जो है धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ भारतीय जनता के ऊपर बढ़ रही थी, क्योंकि जब वो आए थे तो ये एक व्यापारिक एंटिटी थे। अब धीरे धीरे जो है वो राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो जब आप राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगेंगे तो आपकी जो यहाँ भारत की जनता है उससे आपका डायरेक्ट इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे अब भारत में आप जान ही रहे हैं विविधता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिलीजन भी बहुत ज़्यादा हैं, हर एरिया के अपने कस्टम नियम होते थे। तो इसके कारण जो है अंग्रेज़ों को शासन चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि कोई कम्युनिटी है उसके कुछ अलग प्रकार के जो है कस्टम एक्ट जो है उनके जो है विधि विधान है, उनकी मान्यताएं कुछ अलग है, तमाम कम्युनिटी की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इन सभी लोगों को शासित करने के लिए, उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, अब सभी के लिए कॉमन कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया कि ये जो भारतीय कानून हैं, जो मान्यताएं हैं, इनको आप लोग लिपिबद्ध कीजिए। उसी के आधार पे भारत के ये प्रशासन जनता के जो है जनता के एक तरह से कहा जाए तो उनके निजी लाइफ या यूं कहिए उनको उनके लाइफ में हस्तक्षेप करने का इनको मौका मिलेगा, क्योंकि जो है उनको कई अब आप देखेंगे यहीं से विवाद भी बढ़ने लगेंगे। आप कई कम्युनिटी के कस्टम एक्ट्स जो उनकी मान्यताएं हैं उनको गैर कानूनी घोषित करेंगे या उनमें हस्तक्षेप करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। भारत के एक तरह से आप कहिए अंग्रेजी जो इंग्लिश शासन है वो सीधे तौर पे भारतीय जनता के घर तक पहुँच गई। उनके मान्यताओं, उनकी जो है जो एक तरह से कस्टम नियम कानून जो रूढ़ी एक प्रकार की रूढ़िवादियाँ जो चल रही थी, हालांकि उनकी मान्यताएं होती थी, सभी कम्युनिटी की ऐसी रूढ़िवादी मान्यताएं होती हैं। तो जब आप उनमें हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगेंगे, आपका अधिकार उनके घर तक पहुंच जाएगा, यानी उनके दिन मतलब डेली लाइफ में जब आपका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक विद्रोह बढ़ना ही है। और यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलते चलते आपको 1857 के विद्रोह में भी दिखाई देगा, क्योंकि एक तरह से भारतीय लोगों को ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज कानून बना बना के हम लोगों के एकदम निजी जीवन में एकदम हस्तक्षेप करने लगे थे। अभी तक क्या था, उनके ऊपर जो है वो आर्थिक बर्डन ही बढ़ रहा था, चाहे कर के रूप में, चाहे भूमि कर के रूप में, लेकिन अब आप उनके धार्मिक मान्यताओं, उनकी रूढ़ी रीति रिवाजों के में अब हस्तक्षेप करेंगे आप अगर नियम बना के,
तो फिर स्थिति और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जो कि अब इसके बाद से देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट इसका जो है प्रावधान है, राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि भारतीय कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे भारत में शासन चलाने के लिए जितने भी अधिकारी थे सब अंग्रेज थे और वो ब्रिटेन से आते थे। कुछ लोअर क्लर्क वगैरह वो सब थे, लेकिन उनको आप नेग्लेक्ट करिए। तो यहाँ पे जो है टॉप जो पोस्ट थे, जैसे सिविल सर्वेंट का, उस पे इंडियन जा नहीं सकते थे। तो अब यहीं पे एक प्रावधान किया गया और इसमें बहुत हद तक जो है भारत के जो पुनर्जागरण के जो अग्रता थे, राजा राम मोहन राय, इवन और भी लोग थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि इसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट प्रतियोगिता में। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो सिविल सेवक हैं उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब इससे अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पूरे कंपनी के प्रॉफिट का मजा ले रहा था, अब इसको समस्या होने लगी कि भाई मेरे व्यापारिक अधिकार तो तुमने समाप्त ही कर दिए। अब क्या था, किसी तरह हम लोग अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को यहाँ पे एज ए सिविल सेवक भेज देते थे, वो मोटी तनख्वाह उठाते थे। अब हमारा वो अधिकार भी छीनने वाले हो, यानी अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनका क्या होगा। अब खुली प्रतियोगिता आप अपनाओगे तो इनका एक प्रकार से विशेषाधिकार तो खत्म हो गया, क्योंकि सिविल सर्वेंट की नियुक्ति में इनका काफ़ी योगदान होता था और काफ़ी मोटी रकम में इनको काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता था उसमें। तो यही इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि खुली प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए और ये इनको नियुक्ति करने का विशेषाधिकार हम लोग अपने पास रखेंगे, जिसके कारण इस प्रावधान को हटा दिया गया। हालांकि अब देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रावधान आएगा 20 साल बाद, 1833, 20 साल बाद, यानी 1853 का जो एक्ट आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, उसमें ये प्रावधान दोबारा लाया जाएगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विशेषाधिकार को समाप्त किया जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।